हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंग्लिश अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और प्रैक्टिस सेट हिंदी का जो फर्स्ट आप लोगों ने किया, आप लोगों ने जो देखा वह अच्छा लगा होगा। उसी से रिलेटेड आज हम लोग हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेशन लेकर के आए हैं, जिस प्रैक्टिस सेशन का नाम है T20 सीरीज़ के नाम से। यह आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल और बहुत सारे जितने भी एग्ज़ामों में, वन डे एग्ज़ामों में हिंदी पूछी जाती है या उसके लिए सहायक होगा। और इस प्रकार के प्रैक्टिस सेशन में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डाले गए हैं। तो आइए सबसे पहले देरी ना करते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? छा का निर्माण किन दो वर्णों के मेल से होता है? देखिए एक बातें समझना है। सबसे पहले पहली बात को समझना क्या है। एक होता है आपका संयुक्त व्यंजन। क्या होता है आपका? एक संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है क्या? संयुक्त का मतलब होता है जोड़। और किसका जोड़? दो व्यंजन का जोड़। तो ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजन से मिलकर के बने होते हैं, दो व्यंजन से मिलकर के जो बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। लेकिन एक बात बताइए सर, यदि दो व्यंजन से मिलकर के ये बन रहे हैं तो एक व्यंजन आपका का है और एक व्यंजन आपका खा है, तो दोनों व्यंजन मिलकर के क्या बनाएंगे? कख। ये क्या कोई शब्द है? कोई शब्द नहीं है। अर्थात दो व्यंजन मिलकर के संयुक्त व्यंजन का निर्माण करेंगे, लेकिन उसमें से एक व्यंजन आपका क्या होगा? आधा होगा और एक व्यंजन आपका क्या होगा? पूरा होगा। तो एक व्यंजन यहाँ पे आधा और एक व्यंजन यहाँ पे पूरा, इसे हम कह देते हैं संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सा? छत्रंग, ज्ञा, स्रा। अब इसको जब तोड़ेंगे तो का और सा से मिलकर के बनेगा। ए बनेगा ता प्लस रा से, ए बनेगा जा प्लस या से, और ए बनेगा सा प्लस रा से। अब यहाँ पे आप एक चीज़ को नोटिस करिए, जितने भी संयुक्त व्यंजन ये चारों लिखे हुए हैं, उनमें से एक पे हलंत है, मतलब एक व्यंजन आधा है और एक पूरा। तो एक व्यंजन आधा एक पूरा से मिलकर के क्या निर्माण किया? संयुक्त व्यंजन का निर्माण किया। ये चारों संयुक्त व्यंजन, ये 4 जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, किसी ना किसी एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका फाइनल आंसर छा का निर्माण किन दो वर्णों के मेल से होता है? इसका मतलब इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर बी हो जाएगा। क्लियर हुई बातें? आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी लिखित और महत्वपूर्ण इकाई क्या है? तो उसे हम बोलते हैं वर्ड। वर्ड को हम क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी लिखित और महत्वपूर्ण इकाई। यदि इसी छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? बोल देते हैं तो क्या हो जाता है? मौखिक हो जाता है। क्या हो जाता है? मौखिक हो जाता है। इसका मतलब यह है कि लिखित इकाई को हमने नाम दिया वर्ड और मौखिक इकाई को क्या नाम देंगे? ध्वनि नाम देंगे। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोई दुख तकलीफ यहाँ तक किसी को कोई दुख तकलीफ? स्वर क्या होते हैं? तो स्वर वे होते हैं जिनको बोलने के लिए, मतलब बिना किसी अवरोध के बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन वे होते हैं जिनको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें ही हम व्यंजन कहते हैं। आगे आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या होता है? वर्णमाला। वर्णमाला होता है। कैसे? वर्णमाला को हम कह सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह। देखिए, वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह वर्णमाला तो कहलाता है, लेकिन क्या हम का के बाद गा या चा, टा, ता, पा, मा इस तरीके से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। ये भी तो वर्णों का समूह ही है, लेकिन इसको वर्णमाला नहीं कहते हैं। वर्णमाला उसे कहते हैं जिसमें वर्णों का जो समूह होता है वह व्यवस्थित होता है और क्रमबद्ध रूप में लिखा होता है, उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। अब आइए अगली बात को समझते हैं। शब्द क्या होते हैं? शब्द की बात करेंगे तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं?
वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब वर्णों के सार्थक समूह का मतलब क्या हुआ? देखिए एक एग्जाम्पल आप समझिएगा। एक एग्जाम्पल है पावन। ये 3 वर्ड मिलकर के ये वर्ड का समूह बना और ये बन गया, ये शब्द बना दिया पवन। ठीक, हमने इसी 3 वर्ड को बनाया ना वा प, ये भी तो वर्डों का समूह ही है, लेकिन ये शब्द क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि मेरे दोस्त ना वा पा का कोई अर्थ नहीं होता है और पावन पवन का अर्थ होता है हवा। इसलिए शब्द को हम कहते हैं, वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ऐसे वर्ड जो पेयर में हो, समूह में हो, लेकिन उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। क्लियर हुई बातें? आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जिन वर्डों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई निकलती है, जैसे हवा मुख से कैसे निकलेगी और धीरे धीरे बाहर निकलती है, उसे हम किस प्रकार का व्यंजन कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन मेरे भाई किसे कहते हैं? पहले आप लोग समझ पाए होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 व्यंजन से, ऐसे व्यंजन 2 व्यंजन से मिलकर के बने होते हैं, जो 2 व्यंजन से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें एक व्यंजन आधा होता है और दूसरा व्यंजन पूरा होता है, उसे ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, एक छत्रंग ज्ञा स्रा, ये 4 होते हैं। क्लियर हुई बातें? ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे तो ऊष्म व्यंजन में जिन भी वर्डों का उच्चारण हम कर रहे हैं वह हवा मुख से धीरे धीरे रगड़ खाती हुई निकलेगी। कैसे? स, ख, स, ह। देखिए स, ख, स, ह। तो उस व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। इसी तरीके से अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं मेरे भाई, इसकी भी संख्या 4 होती है। या रा लावा, क्या होता है? या रा लावा। स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे तो इनकी संख्या 25 होती है, का से लेकर के माँ तक, और 5 वर्गों में विभक्त होते हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। क्लियर बातें? आइए क्वेश्चन नंबर 5। वाक्य की समाप्ति पर प्रयोग किए जाने वाला विराम चिन्ह। सबसे पहली बात समझना है, विराम चिन्ह क्या होता है? विराम चिन्ह का मतलब है रुकना, किसी भी चीज़ में विराम लेना, रुकना या ठहराव। मतलब किसी भी चीज़ को यदि हम पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ते समय लगातार बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। जहाँ पे अर्ध विराम की बात आएगी, जहाँ पे अल्प विराम की बात आएगी, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, हंस पद। मतलब कहने का यह है, विराम चिन्ह में हमें ठहराव लेना पड़ता है, रुक रुक के बोलना पड़ता है। विराम चिन्हों की संख्या कामता प्रसाद गुरुजी ने माना है कितना? 20। तो क्वेश्चन करा वाक्य की समाप्ति पर प्रयोग किए जाने वाला विराम चिन्ह कौन सा होता है? मेरे भाई यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण विराम। जैसे हमने कहा राम घर गया या राम ने खाना खा लिया है, तो लास्ट में हमने क्या लगा दिया? पूर्ण विराम लगा दिया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम। क्वेश्चन कह रहा है बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? तो बचपन किस प्रकार की संज्ञा है, इसका मतलब सबसे पहली बात संज्ञा को ध्यान देना है। संज्ञा क्या होती है? तो संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी या स्थान को बोध कराता है। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की जाए, जैसे हमने कहा कि घर, हमने कहा कि राम, और राम का मतलब यह है कि राम अकेले, मतलब लड़के तो बहुत सारे हैं, उनमें से राम को निकाल लिया गया। हमने कहा नदी, और नदी में से हमने नाम लिया गंगा। तो नदी कह देने से दुनिया में जितनी भी नदियां हैं सभी का बोध हो गया। और यहाँ से जब एक नदी निकाल ली है केवल गंगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे गंगा व्यक्तिवाचक और नदी आपका जातिवाचक। क्लियर हुई बातें? समूहवाचक की बात करेंगे तो जैसे मेला हो गया, बाजार हो गया, इसी तरीके से गुच्छा हो गया, कारवां हो गया, घौंद हो गया, लश्कर हो गया, जत्था हो गया। ये जितने भी समस्त प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। बचपन किस प्रकार की संज्ञा है मेरे भाई? बचपन भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक। आइए बचपन को कहते हैं भाववाचक। अपनापन, अपनापन, स्त्रीत्व,
निजत्व, शत्रुता, वीरता, लघुत्व, इसी तरीके से मेरे भाई, इसी तरीके से चिल्लाहट, मिठास, ये जितने भी प्रकार के शब्द दिखाई दे रहे हैं भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा में ये ध्यान रखिएगा, प्रत्यय लगे होते हैं तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। क्लियर बात है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आइएगा। हल्दी शब्द का तत्सम है। तत्सम इसका क्या हो जाएगा? हरिद्र का हो जाएगा और इसका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। और ROARO 2010 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लियर बात है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। दिशाएं हैं जिसका वस्त्र होती हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? इसे हम कह देते हैं दिशाएं ही जिसका वस्त्र हैं, इसे हम क्या बोल देते हैं? दिगंबर बोल देते हैं। क्लियर हुई बातें। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? क्या इसे आसूर्य दर्शना, आसूर्य दृष्टा, आसूर्य पिस्सा या इनमें से कोई नहीं? इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? आसूर्य पिस्सा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा? ऋजु का विलोम होता है वक्र। और यह क्वेश्चन आबकारी सिपाही में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द भागीरथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भागीरथी हो जाएगा। इसी तरीके से आइए कुछ शब्द देख लेते हैं जो आपके एग्जामों में इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक आपका विदुषी होता है, एक आपका अनुषंगिक होता है, एक आपका अंत्याक्षरी होता है, इसी तरीके से श्रृंगार होता है, इसी तरीके से क्लेश होता है और इसी तरीके से उज्ज्वल होता है। इसी तरीके से बात करेंगे विरहिणी होता है, प्रदर्शनी होता है, हस्तक्षेप होता है, श्रुतलिप होता है। क्या होता है? श्रुतलिप होता है। आहल्या, देखिए आहिल्या नहीं होता है, आहल्या होता है। और इसी तरीके से आच्छुण्य होता है, सन्यासी होता है, हिरण्य कश्यप होता है, कुमुदिनी होता है। इसी तरीके से अधिशासी होता है। क्या होता है? अधिशासी। मेरे भाई ये जितने भी शब्द आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इसी तरीके से इसमें लिख लीजिएगा शुश्रूषा। तो ये जितने भी शब्द, आशीर्वाद हो गया, ये जितने भी शब्द आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, घूम घुमाकर यही सारे शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ज्योत्सना। क्या होता है? ज्योत्सना। ये जितने भी शब्द दिखाई दे रहे हैं, इसी तरीके का आपको 50 से 60 करवा देंगे। उसी में से सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या होगा? तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होगा इसमें आनुषांगिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि छाया शब्द क्या होगा? छाया शब्द एक वचन होगा या बहुवचन होगा? सबसे पहली बात को समझ लेते हैं। क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, हवा, वर्षा, दूध, आग, पानी, ये जितने भी शब्द दिखाई दे रहे हैं ये हमेशा एक वचन में गिने जाते हैं। आप इसका फाइनल आंसर लगा देंगे एक वचन। क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, हवा, वर्षा, दूध, पानी, ये जितने भी शब्द होंगे एक वचन के अंतर्गत काउंट होते हैं। क्लियर हुई बातें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कर्मचारी वर्ग शब्द होगा, एक वचन होगा, बहुवचन होगा, द्विवचन होगा या इनमें से कोई नहीं? कर्मचारी वर्ग की बात करेंगे। एक नोट पॉइंट में आप लोग यह बात ध्यान रखेंगे, जिस किसी भी शब्द के अंत में वर्ग आ जाएगा, गण आ जाएगा, जन आ जाएगा, वृंद आ जाएगा, मतलब कहने का यह है वर्ग, गण, जन, वृंद, लोग। जैसे हमने कह दिया अध्यापक लोग, अध्यापक वर्ग, अध्यापक गण, मुनि वृंद। ये 5 शब्द जब किसी भी शब्द के अंत में लग जाएंगे मेरे भाई, उसको बहुवचन बना देते हैं। अर्थात कर्मचारी वर्ग में क्या आंसर हो जाएगा?
बहुवचन आंसर हो जाएगा। एक बात आप लोग और ध्यान रखिएगा, नित्य बहुवचन वाले शब्द कौन से होते हैं। यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, आंसू, अक्षत, रोम, केस, होश, हस्ताक्षर, दाम, दर्शन, दर्शक, प्राण, समाचार, प्रजा, ये जितने भी शब्द आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये नित्य बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। और ये जो प्राण वाला क्वेश्चन है, इसी बार के जो यूपीपी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, इसी में यह क्वेश्चन पूछा गया था। प्राण में बहुवचन होगा या एक वचन, तो याद रखेंगे आंसू, अक्षत, रोम, केश, होश, हस्ताक्षर, दाम, दर्शक, दर्शन, प्राण, समाचार, ये शब्द नित्य बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रमा विद्यालय से घर जाती है, इसका मतलब रमा घर से निकली और विद्यालय गई। इसका मतलब यह है कि रमा और विद्यालय के बीच, घर के बीच में डिस्टेंस बन गया, और जब डिस्टेंस बन गया इसका मतलब यह है अपादान कारक। कर्म कारक की बात करेंगे, कर्ता ने कर्म को। कारण कारक की बात करेंगे, से साधन। क्या बात करेंगे, से साधन। जैसे राम साइकिल से विद्यालय जाता है, इसका मतलब यहाँ पे से साधन का मतलब क्या होगा कि राम के विद्यालय जाने का साधन क्या है, साइकिल है। माता जी ने चाकू से फल काटे, इसका मतलब क्या है, माता जी के फल काटने का जो साधन है वह चाकू है, अर्थात यहाँ पे करण कारक होगा। क्लियर बातें। अपादान से अलगाव की बात करेंगे। अधिकरण की बात करेंगे, में पर। में पर का मतलब होता है कि बंदर डाल पर बैठा है, इसका मतलब है कि बंदर की स्थिति है कि वह डाल पर बैठा है, और इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, अपादान कारक। सदाचार में संधि होगी। देखिए संधि का मतलब होता है मेल, दो निकटवर्ती वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। और संधि हमेशा दो विवादित वर्डों के बीच में या दो विवादित देश के बीच में, सीमा के बीच में जो विवाद होता है उसी को सॉर्ट आउट किया जाता है, उसी को हम कह देते हैं संधि। चाहे वह शब्द की बात करेंगे, चाहे कोई सीमा की बात करेंगे। संधि 3 होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सदाचार में संधि कौन सी होगी, तो सदाचार सबसे पहले इसको तोड़ेंगे तो सत धन क्या बनेगा, आचार बनेगा, और यहाँ पे संधि क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन दिखाई दे रहा है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का मतलब यह होता है कि जब दो छोटे भाई मिल करके बड़े भाई बन जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई देगा तो वहाँ पे समझ लीजिएगा कि यहाँ पे संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यशोदा में कौन सी संधि होगी, यशोदा में कौन सी संधि होगी। देखिए बहुत सारे लोग यशोदा को गुण संधि लगा देते हैं सिंगल चुनाई देख करके, लेकिन ऐसा नहीं है। यशोदा में संधि होगी विसर्ग। और कैसे, देखिए यहाँ पे इसका संधि विच्छेद होगा यशा धन दा। इसी तरीके से तपोवन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा तपह धन वन, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। इसी तरीके से मनोविज्ञान की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मनः धन विज्ञान, मनोविज्ञान। इसी तरीके से बात करेंगे मनोयोग तो ये हो जाएगा मनः धन योग। इसी तरीके से बात करेंगे सरोज की तो हो जाएगा सरह धन जा। कहने का मतलब यदि किसी भी शब्द में यसा, यश, तप, मन, सरोज, सर में यदि ओ की मात्रा लगी होती है वहाँ पे ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ें अपवाद में होती हैं, वहाँ पे संधि क्या होती है, विसर्ग संधि होती है। क्लियर हुई बातें। गुण संधि की बात करेंगे तो यहाँ पे सिंगल चुनाई याद रखिएगा। अभी शॉर्ट वे में तो आप सिंगल चुनाई ही याद रखिएगा, जब क्लास पर डिस्कस करेंगे तो डिटेल में बताएंगे। वृद्धि संधि की बात करेंगे तो यहाँ पे डबल चुनाई याद रखिएगा, ठीक। आयादी संधि की बात करेंगे तो यहाँ पे ए, आय, औ का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे हमने कहा पवन, तो पव इसका मतलब औ आ रहा है, संधि विच्छेद पो प्लस अन हो जाएगा। क्लियर बात। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए वधूर्मी में संधि पहली बात बताइएगा कौन सा होगा, तो वधूर्मी में संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि। कैसे, क्योंकि यहाँ पे बड़ाऊ की मात्रा लगी हुई है और इसका संधि विच्छेद होगा वधू धन उर्मी।
तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, आलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? आलमारी की बात करेंगे तो आलमारी आपका किस विदेशी भाषा का शब्द है, तो यह हो जाएगा पुर्तगाली, पुर्तगाली हो जाएगा। इसमें आप लोग याद रखिएगा आलमारी, आलपीन, क्या याद रखेंगे, आलमारी, आलपीन, बाल्टी, गमला, गमला, आलमारी, आलपीन, गमला, कनस्टर, बाल्टी, तौलिया, गोभी, चाबी, ये जितने भी शब्द हैं ये सभी आपके शब्द क्या हो जाएंगे, पुर्तगाली शब्द के अंतर्गत आते हैं। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, सृष्टि का विलोम क्या होगा? तो सृष्टि का विलोम हमेशा क्या होता है, प्रलय होता है। प्रलप लिखा हुआ है यहाँ पे, बना लीजिएगा, ये प्रलय होता है। समझ में आई बात? यह प्रैक्टिस सेट 2 समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। यह प्रैक्टिस सेट आप सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। और हाँ, यदि यह चीज़ें आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रही हों तो चैनल को एक बार ज़रूर लाइक करें, ज़रूर शेयर करें। और अनुज सर की यूपीपी की स्पेशल क्लास चल रही है, वहाँ पे आप वहाँ से सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अशोक सर की जो भी स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है उस क्लास से भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये सभी क्लासें या आप इन सभी एग्ज़ामों की तैयारी के लिए आप एग्जिस एकेडमी से बने रहिएगा। ओके, थैंक यू।